तो जून 2013 पणजी के उस कॉन्फ्रेंस रूम में जैसे ही राजनाथ सिंह ने फाइल बंद की, कमरे की हवा बदल गई। स्टेज पर बैठे ज्यादातर नेता जानते थे कि साहब आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन कितना बड़ा है यह किसी को अंदाजा नहीं था। और फिर राजनाथ सिंह बोले, मैंने फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी को सेंट्रल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। यह लाइन खत्म होते ही तालियों की आवाज कमरे में गूंज उठी और गोवा की इस मीटिंग ने मोदी के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का दरवाजा खोल दिया। लेकिन सवाल यही है कि मोदी पीएम की कुर्सी तक पहुंचे कैसे, और उन्होंने अपने रास्ते में एक विरोधियों को आखिर कैसे हटाया, और कैसे गुजरात के एक संगठन मंत्री ने दिल्ली की राजनीति का पावर बैलेंस बदल कर रख दिया। ये समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, उस समय जब नरेंद्र मोदी के पास ना कोई पद था और ना सत्ता, और न ही किसी ने सोचा था कि एक दिन दिल्ली की राजनीति इन पर आकर टिक जाएगी। बीजेपी की सियासत में नरेंद्र मोदी का सीधा दखल शुरू होता है 1987 से, जब संघ ने उन्हें गुजरात बीजेपी का संगठन सचिव बनाया। उस वक्त गुजरात बीजेपी में दो बड़े गुट थे, एक केशुभाई पटेल का, दूसरा शंकर सिंह वाघेला। मोदी इन दोनों के बीच में एक तरीके की रणनीतिकार की भूमिका निभा रहे थे। जमीन पर भी पकड़ और दिल्ली नागपुर से भी बढ़िया रिश्ते। 1995 में केशुभाई मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन कैबिनेट में वाघेला गुट के लोगों को ज्यादा जगह नहीं मिलती। यहीं से अंतर की लड़ाई शुरू हो जाती है। सितंबर 1995 में जब केशुभाई अमेरिका दौरे पर जाते हैं तो वाघेला 55 विधायकों के साथ बगावत कर देते हैं, और यह प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि खुद अटल बिहारी वाजपेयी को अहमदाबाद जाना पड़ा था। 2 दिन तक मान मनोबल चलता रहा। पार्टी नेतृत्व को वाघेला की 3 शर्त माननी पड़ी। पहले केशुभाई को सीएम की कुर्सी से हटाया, दूसरा वाघेला खेमे के विधायकों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है, तीसरा नरेंद्र मोदी को गुजरात की सियासत से हटाकर दिल्ली भेज दिया जाता है। यहीं से शुरू होता है साहब मोदी का पहला राजनीतिक वनवास। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली में राष्ट्रीय सचिव की भूमिका तो दे दी थी, लेकिन मोदी का दिलो दिमाग अब भी गुजरात में ही था। 1995 से 98 तक गुजरात की राजनीति में उठापटक चलती रही। कुल मिलाकर 3 मुख्यमंत्री बदल गए, पहले केशुभाई पटेल, फिर सुरेश मेहता और उनके बाद शंकर सिंह वाघेला। लेकिन स्थिर सरकार किसी की भी नहीं चल पाई, और इन सब घटनाओं पर दिल्ली में बैठे मोदी पैनी नजर बनाए हुए थे। फिर आता है साल 1998, जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में बीजेपी को फिर बड़ी जीत मिली, और 4 मार्च 1998 को केशुभाई फिर से गुजरात के फिर इनकी कुर्सी पर किसी की नजर लग गई। ऐसा लग रहा था कि साहब की पार्टी के कुछ लोगों के अलावा प्रकृति भी नहीं चाह रही थी कि यह चीफ मिनिस्टर है। केशुभाई के दूसरे कार्यकाल में गुजरात पर एक के बाद एक आपदाएं आती चली गई। भूकंप, सूखा और प्रशासनिक नाकामी के गंभीर आरोप लगे। केशुभाई के काम से आरएसएस और बीएचपी के बहुत से लोग नाराज भी थे। जहां एक और गुजरात में केशुभाई की कुर्सी पर तलवार लटकी थी, वहीं दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी धीरे धीरे गुजरात का रास्ता फिर से बना रहे थे। वह अक्सर संघ मुख्यालय, केशव कुंज और दिल्ली के संपादकों से मिलते रहते। कई किताबें और किस्सों में यह दावा मिलता है कि मोदी ने केशुभाई के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। दिल्ली के कुछ पत्रकारों की फाइल दिखाई, उनमें बातें थी कि जिनसे साबित हो रहा था कि साहब की गुजरात सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। आखिरकार मोदी की यह भागदौड़ रंग लाई। पार्टी नेतृत्व में केशव भाई को हटाने का मन बनाया गया, लेकिन तब पार्टी हाईकमान के सामने एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई कि नया सीएम आखिर कौन हो। यहीं से सीन में एंट्री होती है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। इस दौरान आरएसएस में उनकी पकड़, अटल अडवाणी से अच्छे कनेक्शन काफी कम आए। एक इंटरव्यू में मोदी खुद बताते हैं कि अटल जी ने उन्हें दिल्ली में बोला था कि पंजाबी खाने से आप मोटे हो गई है, जाइए गुजरात में अपना वजन कम कीजिए। मोदी को शायद उस वक्त अंदाजा नहीं था कि वो अब सीएम बनने वाले हैं। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के नए सीएम बनते हैं, यानी गुजरात से जिनको सभी साइडलाइन करके दिल्ली भेजा गया था, उन्हीं के हाथ में अब पूरा राज्य था। लेकिन मोदी भी गुजरात को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। उन्होंने सीएम बने हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि गुजरात में एक ऐसी हिंसात्मक घटना हुई जिसने राज्य के साथ साथ पूरे देश की राजनीति को ही बदल दिया। तारीख थी 27 फरवरी 2002, गोधरा कांड। तो
यही वो दिन था जिसने मोदी की छवि को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। इसके बाद गुजरात में जो भी हुआ वो आज देश और मोदी के लिए ब्लैक चैप्टर है। कई इलाकों में भीषण दंगे हुए, 1000 से ज्यादा लोगों की जानें गई, लेकिन मोदी की चुनौतियां यहीं नहीं रुकी। अब एक तरफा जहां मोदी से लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर पर सवाल हो रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आ रही थी, और वो ये थी कि दंगों के लगभग 1 साल बाद चुनाव होने थे। लेकिन ये चुनाव 3 महीने पहले ही कराए गए, लेकिन मोदी ने इस चुनाव में कुछ ऐसा किया कि अपोजिशन को इसका अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने पूरे चुनाव को अपनी लीडरशिप के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया। इससे विपक्ष गोधरा कांड को चुनावी मुद्दा नहीं बना पाया, और दिसंबर 2002 के इस चुनाव में मोदी को प्रचंड जीत मिली। मोदी दूसरी बार सीएम बनते हैं। इसके बाद उनके समर्थकों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद 2007 में तीसरी बार और फिर 2012 में चौथी बार वो सीएम बने। अब पार्टी हाईकमान ने उन्हें सीएम तो बना दिया, लेकिन अब उनका मन गुजरात में नहीं लग रहा था। उनकी नजर अब उस जगह पर थी जहां से उन्हें दशकों पहले बुलाकर सीएम बनाया था, लेकिन इस बार उन्हें जिम्मेदारी अलग चाहिए थी। अपने सपने को पूरा करने के लिए मोदी ने गुजरात मॉडल को गढ़ना शुरू कर दिया। उद्योग, निवेशक, मीट, वाइब्रेंट गुजरात, इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर पूरे देश को यह मैसेज कि अगर गुजरात बदल सकता है तो भारत भी बदल सकता है। इसके लिए उन्होंने सद्भावना यात्रा जैसी एक्टिविटीज के जरिए अपनी इमेज सिर्फ गुजरात के सीएम की नहीं बल्कि एक नेशनल लीडर की तरह प्रोजेक्ट करनी शुरू कर दी। टाइम मैगजीन के कवर पर मोदी मीन्स बिजनेस जैसी हेडलाइंस, कॉर्पोरेट जगत, बाबा रामदेव, श्री जैसे धार्मिक चेहरों का सपोर्ट, यह सब मिलकर मोदी को नेशनल लीडर के रूप में एक बड़ा दावेदार बना रहे थे। 2009 से 2012 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे हरीश खरे अपनी किताब हाउ मोदी वन इट में लिखते हैं कि यह वो वक्त था मोदी ने केंद्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ गुजरात मॉडल का इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के भ्रष्टाचार, महंगाई, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर धनाधन बयान दे रहे थे। इसके अलावा एक बात यह भी थी कि गुजरात की सीमाएं अब मोदी को छोटी लगने लगी थी। अब दिल्ली की राजनीति में हलचल शुरू हो चुकी थी। फिर आता है साल 2013, जब 22 जनवरी को नितिन गडकरी पर टैक्स से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं और पूर्ति ग्रुप की फंडिंग को लेकर उठे विवाद के कारण उन्हें बीजेपी अध्यक्ष छोड़ना पड़ा और नए अध्यक्ष बनाए गए राजनाथ सिंह। इस बदलाव को कई स्पेशलिस्ट ने मोदी के लिए फायदेमंद माना। इसके पीछे उनका तर्क था कि मोदी के लिए राजनाथ को मैनेज करना गडकरी से आसान था। पार्टी के कैडर में पहले से ही यह चर्चा तेज थी कि 2014 का चेहरा मोदी होने चाहिए, और राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद यह चर्चा और भी तेज हो जाती है। लेकिन मोदी के लिए यह रास्ता इतना आसान नहीं था। पार्टी के अंदर भी इसका विरोध हो रहा था, खासकर आडवाणी कैमरे में। उधर जेडीयू के नेता और एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार भी तर्कस से तीन निकाल रहे थे। मोदी एनडीए का चेहरा नहीं हो सकते। उधर पार्टी और सहयोगियों के बीच सिर्फ मन मुटब्बल चल रहा था, कैलकुलेशन शुरू हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 के चुनाव में बीजेपी मोदी के सहारे ही चुनाव जीत सकती थी। कांग्रेस को हराना है तो एक ऐसा लोकप्रिय नेता चाहिए जिस पर संघ की भी पकड़ हो। जांच एजेंसियों की कार्रवाई और दूसरी तरफ मोदी अमित शाह पर चल रहे केस, यह सब उन्हें एक दूसरे के और करीब ला रहे थे। यहीं से मोदी के पीएम बनने की प्रोजेक्ट तेज हो गया। सिर्फ दिक्कत तो यह थी कि बीजेपी के टॉप ब्रास में यह ग्रुप दो हिस्सों में बट गया। अब वापस से आते हैं वहीं से जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी गोवा 9 जून 2013। देखिए शाम, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक इतनी भी आसान नहीं थी जितना आप समझ रहे थे। इस बैठक में आडवाणी समेत कई बड़े नेता वहां पर आए थे। नीतीश पहले से ही नाराज थे और पार्टी के अंदर भी काफी लोग मोदी को पसंद नहीं कर रहे थे। फिर भी राजनाथ सिंह ने अंत में घोषणा कर दी कि केंद्रीय स्तर पर चुनाव प्रचार समिति बनेगी और उसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी होंगे। इसके बाद जो घटना होती है उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि ना नरेंद्र मोदी को और ना ही राजनाथ सिंह को। तो यह हुआ था जैसे ही राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का अनाउंसमेंट किया और स्वागत के लिए आगे बढ़े, तब पता चला कि मोदी को देने के लिए कोई बुके ही नहीं आया है। फिर राजनाथ सिंह ने किसी और को दिया गया गुलदस्ता उठाया और मोदी के हाथ में दे दिया। यह सिर्फ एक फूलों का गुलदस्ता नहीं था बल्कि एक नए पावर सेंटर का प्रतीक था। लेकिन राजनाथ सिंह के इस घोषणा ने पार्टी के टॉप लीडरशिप से लेकर सहयोगियों तक सब में हलचल पैदा कर दी। नीतीश कुमार ने राजनाथ को फोन करके कहा था वह गठबंधन से अलग हो रहे हैं। उधर आडवाणी ने अपने इस्तीफे की चिट्ठी लिख दी थी। उन्होंने पार्टी की दिशा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह अब वह बीजेपी नहीं रही
जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल आडवाणी ने काम किया था। उनके इस चिट्ठी के बाद मोदी का समर्थन करने वाले नेताओं का आडवाणी के घर मैराथन शुरू हो गया। उनमें खुद राजनाथ सिंह भी शामिल थे और यह सब पूरा लुटियंस जोन में हो रहा था और जिसे पूरी दिल्ली आराम से देख रही थी। एक तरफ आडवाणी का भावुक इस्तीफा था, दूसरी तरफ मोदी के लिए कार्यकर्ता और संघ का जबरदस्त दबाव। आखिरकार संघ प्रमुख से बात के बाद आडवाणी ने इस्तीफा वापस लिया, लेकिन तब तक एक बात साफ हो चुकी थी कि पार्टी की असली कमान अब किस दिशा में जा रही है। गोवा की मीटिंग में मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन अगला बड़ा कदम था उन्हें प्रधानमंत्री का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित करना। और 13 सितंबर 2013 को फाइनली वो दिन भी आ गया जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में औपचारिक तौर पर पीएम उम्मीदवार घोषित किया गया। इस सिलसिले में आडवाणी को नितिन गडकरी ने फोन किया और बताया कि मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित करना है। तब आडवाणी मीटिंग के लिए घर से निकले और तैयार हो गए, लेकिन जैसे ही नितिन गडकरी से उनकी बात हुई, उन्होंने अपना मन बदल लिया और राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखकर बताया कि वह मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। खैर, इस बैठक में मोदी औपचारिक तौर पर पीएम फेस बन गए थे और कुछ नेताओं की यह भी चिंता सता रही थी कि मोदी का चेहरा आगे करने से महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पीछे छूट जाएंगे और पूरा चुनाव गुजरात के गोधरा पर केंद्रित हो जाएगा। लेकिन तब तक बीजेपी और संघ के भीतर मोदी समर्थक लॉबी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि साहब की अब चीजें उस दिशा में जाने लगी कि जिधर वो धारा उन्हें ले जाती है। जहां तक मोदी सभी कठिनाइयों से निपटते चले गए, लेकिन उनका सबसे बड़ा चैलेंज अब आने वाला था 2014 का चुनाव। इस चुनाव में उन्होंने वाराणसी, बड़ौदा जैसी सीटों से अपनी किस्मत आजमाई और दोनों जगह पर जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी को भी रिकॉर्ड 282 सीटों के साथ जिताया। इस ऐतिहासिक जीत में मोदी का बहुत बड़ा रोल था। जब मोदी संसद में पहली बार एंटर हुए तो वो सिर्फ एक सांसद के तौर पर नहीं थे, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर थे और यहाँ से उनकी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई। केंद्र की राजनीति में उन्होंने कितनी ही रणनीतियां बनाई और कितने नेताओं जो उनसे पहले थे उनको अपने रास्ते